एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाजरे के डिजीज़ेज़ के बारे में। देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बाजरे में दो इंपॉर्टेंट डिजीज़ेज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, लाइक डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, जिसे ग्रीन अर्ल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, और सेकेंड है अर्गट डिजीज़ ऑफ बाजरा, जिसे सूगरी डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बाजरा में स्मट और रस्ट जैसी डिजीज़ेज़ भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो आपको इन दोनों डिजीज़ेज़ के कॉजल ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेज़ हैं और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़, जिसे कि ग्रीन अर्ल ऑफ बाजरा के नाम से जाना जाता है, उसको कोज करता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, जो कि ओमाइकोटा ग्रुप की फंगस है। क्योंकि आपको पता है डाउनी मिल्ड्यू जितनी भी फंगस कोज करती हैं वो सारी ओमाइकोटा से बिलोंग करती हैं। दूसरा अर्गट और सूगरी डिजीज़ जो है उसका कॉजल एजेंट है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ के बारे में, जिसकी खोज बटलर के द्वारा की गई थी। इसका दूसरा नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ग्रीन अर्ल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, और कभी कभी इसको लोकल नेम है जॉर्जिया डिजीज़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो, डाउनी मिल्ड्यू का जो बेसिकली फंगस होती है वो ऑब्लिगेट टाइप की फंगस होती है। ऑब्लिगेट का मतलब है कि उसको प्लांट की सरफेस चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अगर प्लांट सरफेस नहीं हुई तो वो सोइल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का ये है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अब यहाँ पर लिखा है सोइल बॉर्न स्पोर्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सोइल बॉर्न में ये क्या करता है, ओवर विंटरिंग करता है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस को झेलने के लिए सोइल बॉर्न स्पोर्स के फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसको एक्टिव रहने के लिए या फिर डिजीज कोज करने के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, सिर्फ लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर ही लिविंग रहेगा। फिर हम बात करते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा के लिए कूल क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो, एक तो हम यहाँ पर नाम पढ़ते हैं सबसे पहला ग्रीन अर्ल, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। अभी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि ग्रीन अर्ल का यहाँ पर क्या मतलब है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में बोला गया है कि पेल येलो कलर के क्लोरोटिक डॉट स्ट्रीक्स बन जाती हैं सरफेस के ऊपर। और देखो, डाउनी मिल्ड्यू जो फंगस है उसका बेसिक सा सिम्टम क्या होता है कि जो प्लांट की सरफेस है, जो लीफ है, उसकी नीचे की सतह पर वाइट ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी फंगस की। ये डाउनी मिल्ड्यू जो फंगस होती है उसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आती है ग्रीन अर्ल स्टेज। ग्रीन अर्ल स्टेज में क्या होगा, प्लांट छोटा रह जाता है और जो अर्ल होते हैं, यानी कि जो बाजरे की, जैसे सपोज ये बाजरे का पौधा है, इसके ऊपर ये जो बाली है बाजरे की, ये इसको बोलते हैं अर्ल, यानी कि ये जो बाली है ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है ग्रीन अर्ल सिम्टम। तो ध्यान रखना है आपको कि बाजरे की डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज़ है उसमें ग्रीन अर्ल स्टेज आती है, जिसमें कि जो अर्ल पार्ट है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, जो बाली है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, यानी कि अब वहाँ पर कोई भी दाने वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होगा और प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करें कि सोर्स ऑफ इनोकुलम क्या होगा। तो आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं कि ये डाउनी मिल्ड्यू जो है वो ओमाइकोटा ग्रुप की है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम क्या होगा, सेक्सुअल स्पोर्स, ऊ स्पोर्स, जो कि सोइल में सर्वाइव करते हैं इनएक्टिव स्टेज में। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनोकुलम क्या होगा, जू स्पोर्स या फिर स्पोरेंजिया। ठीक है, प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर्स की हमने बात की। प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर्स का यहाँ पर मतलब है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि फेवर करती हैं डिजीज़ को और ज़्यादा डिजीज़ होने में। तो सबसे ज़्यादा तो कूल क्लाइमेटिक कंडीशंस, उसके बाद में वेट ह्यूमिड वेदर भी उसी में कंसिडर कर लिया जाता है, और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लगभग 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इसके लिए फेवरेबल है। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें हम, तो देखो, जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि जिसके भी स्पोर्स अगर सोइल में सर्वाइव कर रहे हैं तो हम डीप समर प्लोइंग करते हैं, कि जब खरीफ सीजन में बाजरे को बोया जाता है उससे पहले जो एकदम हाई टेम्परेचर वाला जो एनवायरनमेंट होता है उसमें आप समर प्लोइंग कर दो, डीप प्लोइंग कर दो, ताकि जो ऊ स्पोर्स हैं सोइल में जो नीचे की सर्फेसिस में हैं वो ऊपर आ जाएंगे और हीट जो सन रेडिएशन है उसके द्वारा वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट किया जा सकता है, और केमिकल स्प्रे में हम बोलें तो मैनकोजेब को स्प्रे किया जा सकता है।
इसके अलावा देखो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ एक बेहतर ऑप्शन है किसी भी डिजीज़ के ओवरकम करने के लिए। तो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ इसकी काफ़ी हैं, जैसे पूसा 23, ICMH 451, राजस्थान राज 171। तो इस तरीके से रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके लिए हम बायोलॉजिकल कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सूडोमोनास फ्लोरेसेंस या फिर ट्राइकोडर्मा की किसी स्पीसीज़ को यूज़ किया जा सकता है डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ के मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारी डिजीज आती है अर्गट ऑफ बाजरा। देखो दोनों ही डिजीजेस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि दोनों ही डिजीजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अर्गट ऑफ बाजरा का जो कॉजल एजेंट है वो है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, या फिर आप कहीं पर पढ़ेंगे क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, ठीक है। ये देखो सीड एंड सोइल बॉर्न डिजीज है, ध्यान में रखना है आपको। अर्गट ऑफ बाजरा जो है वो बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि इसके मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा जो है वो सीड एंड सोइल बॉर्न डिजीज है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा, ये अर्गट ऑफ बाजरा जो क्लेविसेप्स फंगस से होता है, ये एस्कोमाइकोटा ग्रुप की फंगस है, यानी कि इसके सेक्सुअल स्पोर्स क्या होंगे, एस्कोस्पोर्स होंगे। अब अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके काफ़ी यूनिक से सिम्टम्स हैं, लाइक ये हनी ड्यू सब्सटेंस को सीक्रेट करता है ये पैथोजन। जब इस पैथोजन का इन्फेक्शन होगा बेसिकली बाजरा के अर वाले हिस्से में, तो ये इनिशियली क्रीमी पिंक रेड कलर का स्वीट सा स्टिकी हनी ड्यू रिलीज करेगा, स्टिकी लिक्विड सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे हनी ड्यू बोलते हैं, और ये थोड़ा सा स्वीटनेस को क्रिएट करता है। तो ये काफ़ी सारे इंसेक्ट्स और अदर फंगसेस को भी इंट्रोड्यूस करता है कि वो भी वहाँ पर आके अटैक करें क्योंकि उनको स्वीटी सा मटेरियल मिल रहा है, राइट। तो ये पर्टिकुलर फंगस तो वहाँ पर अटैक कर रही है, उसके अलावा दूसरे इंसेक्ट को भी ये अट्रैक्ट करता है कि यहाँ पर आप डिजीज़ कोज करो या फिर यहाँ पर आप फीड कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली इल्ड में लॉस होगा। दूसरा, इसमें एक स्क्लेरोशियल स्टेज देखने को मिलती है, और देखो हमने स्क्लेरोशिया का बेसिक मीनिंग समझा है कि फंगस की जो भी माइसीलियल स्ट्रक्चर होती है वही एकदम कॉम्पैक्ट होकर और एक बिल्कुल गोले जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरोशिया। तो डार्क कलर के टिप पे कंप्लीटली डार्क कलर के जो स्क्लेरोशिया हैं वो बनते हैं, पहले ये लाइट होते हैं और फिर कंप्लीटली ब्लैक हो जाते हैं। पैथोजन जो है वो आपको पता है। अब डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज़ हमने पढ़ी थी अभी इससे पहले वाली, उसमें एसेप्टेड माइसीलियम होता है, क्योंकि जितनी भी किसी भी क्रॉप में किसी भी पर्टिकुलर डाउनी मिल्ड्यू फंगस के द्वारा डाउनी मिल्ड्यू कोज हो रहा हो, डाउनी मिल्ड्यू का जो पैथोजन होगा वो हमेशा एसेप्टेड होगा, ठीक है। और एस्कोमाइकोटा ग्रुप में जितने भी फंगस आते हैं उनका सबका सेप्टेड वो होगा। क्लेविसेप्स प्यूरपुरिया में दो तरीके के कोनिडिया देखने को मिलते हैं, मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और जो स्क्लेरोशिया होते हैं वो स्मॉल होते हैं, पहले वाइट होते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे ये ब्राउनिश होकर कंप्लीटली ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो स्क्लेरोशियल स्टेज है वो हनीड्यू स्टेज के लगभग 10 दिन के बाद देखी जा सकती है, यानी कि हनीड्यू स्टेज आने के बाद में ब्लैक से स्पॉट्स मतलब जो स्क्लेरोशिया बन जाते हैं वो आप 10 दिन के बाद में देख सकते हैं। होता क्या है बेसिकली, अगर आप अर्गट डिजीज से इन्फेक्टेड सीड्स को खा लेते हैं, यानी कि एक बाली जिसमें कुछ भी सीड्स बने होंगे और वहाँ पर अर्गट डिजीज का इन्फेक्शन हुआ है, तो उससे काफ़ी लाइक ये टॉक्सिक जो अर्गोटिन टॉक्सिन होता है उसको प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं। लाइक बोला जाता है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन को अर्गट डिजीज से कंटामिनेट अगर उन्होंने बाजरे को कंज्यूम किया है तो जो बेबी है उसका अबॉर्शन भी हो सकता है, राइट। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो देखो वही समर प्लोइंग इसके लिए किया जा सकता है, कैप्टान और थायरम से हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अर्ली शोइंग कर सकते हैं, जिनेब मैनकोजेब इन सबका हम स्प्रे कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसके लिए हम फ्यूजेरियम स्पीसीज़ को, जिसमें कि फ्यूजेरियम सम्ब्यूसिनम का यूज़ करते हैं, तो फ्यूजेरियम स्पीसीज़ को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लाइक पूसा 23, ICMH वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम पर्टिकुलरली अर्गट डिजीज़ के मैनेजमेंट के लिए ब्राइन सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसके लिए हम ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर है सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि हम बेसिकली 20% का सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें कि सीड्स को भिगो देते हैं, उसमें जो इन्फेक्टेड सीड्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो उनको रिमूव कर देते हैं और जो फ्रेश सीड्स होते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्राइन सॉल्यूशन जो है उसको किस डिजीज़ के मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है।
ठीक है, तो ये हमारी थी बाजरे की डिजीजेस। अब आपको कोई भी डाउट ना रहे तो हम जो नेमराज सुंडा बुक है, जो कि हाईली स्टूडेंट्स के द्वारा प्रीफर की जाती है फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो होता क्या है, अगर आप बुक को एक साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, लाइक कि कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है और इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर भी बेसिकली 2 तरीके के डिजीजेस का ही मेंशन किया गया है, बाकी एक आप स्मट ऑफ बाजरा भी इसमें देख सकते हैं। तो स्मट ऑफ बाजरा का अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका जो कॉजल एजेंट है वो याद रख सकते हैं, वो टोलिपोस्पोरियम से कॉज की जाती है स्मट ऑफ बाजरा। तो डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको ग्रीनर डिजीज के नाम से जाना जाता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला से होता है। इसमें जो अर होते हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। ये अभी हमने पढ़ा कि ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। मैनेजमेंट के लिए हम रॉगिंग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं और मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एडिशनल क्या पढ़ा कि इसके लिए हम बायोलॉजिकल मैनेजमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डिजीज आती है अर्गट, जो कि क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा कोज की जाती है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, वही कि जो पिंकिश कलर के हनी सब्सटेंस है, सबसे पहले लिक्विड वो बनेगा जिसे कि हमने हनी ड्यू बोला था। उसके बाद में लगभग 10 दिन बाद स्क्लेरोशिया का प्रोडक्शन होने लग जाता है और ये जो पिंकिश लिक्विड कलर का ये जो स्क्लेरोशिया है ये बाद में ब्राउन से ब्लैक हो जाते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए लेट प्लांटिंग को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि अर्ली शोइंग करनी चाहिए। सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं कैप्टान और थायरम के साथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर बोल्ड भी कर रखा है कि सीड्स आर डिप इन 20% सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर उनको डिप करेंगे ताकि जो भी इन्फेक्टेड जो सीड्स होंगे वो फ्लोट करने लग जाएंगे, ऊपर तैरने लग जाएंगे, उनको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके अलावा मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट डिजीज है स्मट, जिसका आप कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रख सकते हैं, दैट इज टोलिपोस्पोरियम।